तो सर अतीक अहमद से क्या कभी आमने सामने बात हुई है, या वो जब बाहुबली थे या वो खादीधारी थे, किस अवस्था में बात हुई है? नहीं, कम से कम 1.5-2 दर्जन बार बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है। हम विधानसभा में मिले हैं, हम लखनऊ में कई बार मिले हैं। तब वो ठाकुरों के पक्ष में थे तो फूलन देवी को डकैत माना उन्होंने, लेकिन जब उनको लगा कि पिछड़ों के वोट चाहिए तो फूलन देवी निषाद थी, यानी मल्ला थी, यानी केवट थी, तो उन्होंने फूलन देवी के मुकदमे वापस लिए। और पियरिया देवी ने, ठोकिया ने ऐलान किया था कि हैंडपंप पर अगर मोहर नहीं लगेगी तो हैंडपंप से पानी नहीं खून निकलेगा। कैसे देख रहे हैं इस बिहार चुनाव को, क्या हवा है? देखिए, आज की तारीख की अगर आप बात करेंगे बिहार चुनाव को लेके, तो मैं साफ तौर पे कहूंगा कि लड़ाई कांटे की है। तो मुसलमान एकमात्र ऐसा वोटर है जिसने ये तय कर रखा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स हो, कि जो भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा होगा हम उसको वोट करेंगे। क्योंकि हिंदू तब तक हिंदू है जब तक वो दलित और पिछड़े में टूट नहीं जाता। जैसे ही दलित और पिछड़े में टूटता है, भाजपा का नुकसान होता है। वो भारतीय जनता पार्टी इस मरमरिंग से अब की बार 400 पार संविधान बदल देंगे, अयोध्या भी आएगी। बिल्कुल समझिए, ए.के. शर्मा ऊर्जा मंत्री, नगर विकास मंत्री है। ऐसे में आपको 1 दर्जन आधा दर्जन मंत्री गिना दूंगा जो दिल्ली के कोटे के मंत्री हैं। उनसे पूछिएगा क्या वो अपने विभाग के क्लर्क का तबादला करा देते हैं क्या? कि सारी कवायद एक तरफ, योगी आदित्यनाथ होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। आप विश्वास मानिए 2 घंटे तक कोई भी चैनल उस नाम को चला नहीं पाया। उसी मायावती ने नारा दिया, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। और उस ब्राह्मण ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वायरल फास्ट के इस खास एपिसोड में। मेरा नाम है विराट दीक्षित। आज के जो हमारे अतिथि हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, आपने उनको इस चैनल पे पहले भी देखा होगा। मनोज राजन त्रिपाठी जी की बात कर रहा हूं। कसारी मसारी जिस किताब के ऊपर हमने बात करी थी, अतीक अहमद के ऊपर हमने बात करी थी। एक और किताब सर के द्वारा लिखी हुई है, द कोट काकोरी। अगर आप एक पाठक है, पढ़ने के शौकीन है, तो हाईली रिकमेंडेड दिस बुक फ्रॉम माई साइड। सर अभी भी जर्नलिज्म में एक्टिव हैं। ही इज अ म्यूजिशियन, ही इज अ राइटर, डायलॉग राइटर, इज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन। तो मैं आप सबके प्रेम के साथ स्वागत करना चाहूंगा मनोज राजन त्रिपाठी जी का। शुक्रिया विराट भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और शुरू करते हैं और देखते हैं कहां जाता है हमारे और आपके बात का सिलसिला। तो सर आखिरी से वहीं से बात शुरू करते हैं जहां से हमने बात खत्म करी थी। उस किताब कसारी मसारी के ऊपर, अतीक अहमद के ऊपर हमारी बहुत बात हुई थी। तो बहुत सारे उस पर कमेंट्स आए, बहुत सारे रिप्लाईज आए लोगों के। तो कुछ एक दो क्वेश्चंस के साथ हम फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो सर अतीक अहमद से क्या कभी आमने सामने बात हुई है, या वो जब बाहुबली थे या वो खादीधारी थे, किस अवस्था में बात हुई है, अगर हुई है तो? नहीं, कम से कम 1.5-2 दर्जन बार बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है। हम विधानसभा में मिले हैं, हम लखनऊ में कई बार मिले हैं, और वो विधायक थे तब मिले हैं, जब वो सांसद थे तब मिले हैं, कानपुर में मिले हैं, इलाहाबाद मिले हैं, कई बार मिले हैं। हमारी उनकी ठीक ठाक वाकफियत थी। और यूं भी बता दे रहा हूँ, मुख्तार अंसारी से भी उतनी ही मुलाकातें थी, और अतीक अहमद से ठीक ठाक जान पहचान थी अपनी। और जब सुएट्स कॉलेज में उन्होंने जाके मारपीट की थी, तो अतीक अहमद भूल गए थे कि अब जमाना बदल गया है, अब मोबाइल सर्विलेंस पे रहते हैं, सीसीटीवी लग चुके हैं, अब हरकतें कैद होती हैं। तो सुएट्स कॉलेज का जो सीसीटीवी फुटेज था, वो सबसे पहले मेरे हाथ लगा था। और जब हमने उसको चलाया तो वो एक बहुत बड़ी खबर बन गई। इसके बाद अतीक अहमद का फोन आया, कहा मनोज भाई अब हम ही बचे रहा, नहीं तोड़फोड़ दिखाएं खातिर। तो हमने कहा जब है नेताजी तो है, उसमें कौन सी बात है, काहे तोड़फोड़ कर दिए? अरे सब आप हमको माफिया डांस सब चलाए दे रहे हैं। तो हमने कहा तोड़फोड़ वाला मसला है। अरे बोले डांस तो आप लोग हमेशा चलाया करते। अरे हमरो पक्ष सुन लियो। तो हमने ठीक है, तो लाइव पे आ जाओ। मैं एडिटर हुआ करता था उस समय न्यूज 18 में। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल लाइव पे आ जाए। एक एडिटर, एक रिपोर्टर चाहता क्या है कि जिसके खिलाफ खबर चल रही है, अगर वो अतीक अहमद तो लाइव पे बैठ जाए। करेक्ट। तो दिल्ली में एंकर सुमित अवस्थी थे। सुमित अवस्थी एंकर थे। अतीक इलाहाबाद से लाइव पे था और मैं लखनऊ से लाइव पे था। और खूब आपस में तनातनी झाए झाए हम लोग की हुई आपस में। और ये खबरों की दुनिया में होता रहता है, ये तनातनी, ये झंझट, ये मुलाकातें, ये सब होती रहती है। राजदीप सरदेसाई का नाम सुना होगा आप? बिल्कुल। राजदीप सरदेसाई
एडिटर इन चीफ हुआ करते थे। उनका एक फॉर्मूला मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनका कहना था कि खबर किसी के भी खिलाफ दिखाओ, लेकिन अगर वो मुलाकात करना चाहे, अपनी बात करना चाहे, तो जरूर करो। तो ये एक अच्छी चीज थी। और जहां से मैंने अपने पत्रकारिता जीवन का शुरुआत किया, उस अखबार का नाम था दैनिक जागरण। उसके जो मालिकान और संपादक थे नरेंद्र मोहन जी, उनका कहना था कि किसी चोर के बारे में भी खबर लिख रहे हो तो अगर चोर मिल जाए तो उसका वर्जन जरूर ले लो, पक्ष विपक्ष दोनों सुनो, पक्ष जरूर ले लो। पूरी खबर में उसको चोर लिखो, लेकिन चोर अगर कह रहा है कि वो चोर नहीं है तो उसकी एक लाइन लिख दो कि वो चोर नहीं है। तो किसी भी पत्रकार के, किसी भी जर्नलिस्ट की जिंदगी में जब ऐसा मौका आता है तो बहुत बेहतर होता है कि अतीक अहमद सामने है, सुएट्स की तोड़फोड़ अलग चल रही है, मारपीट अलग चल रही है, मैं अलग दहाड़ रहा हूं, सुमित अवस्थी अलग दहाड़ रहे हैं दिल्ली में बैठ के, एक माहौल बनता है, एक चीज बनती। तो हाँ, अतीक अहमद से दर्जनों मुलाकातें थी, दर्जनों जान पहचान थी, और शायद उस कद का माफिया, उस कद का गुंडा और अपने आप को इस तरह कन्वर्ट करने वाला पॉलिटिशियन, शायद यही वजह रही कि वो किताब लिखनी पड़ी मुझे। और उस किताब में अतीक वैसे ही था जैसा मैं अतीक को जानता था। ओके सर, पहले के दौर में जो राजनेता होते थे वो बाहुबलियों का प्रयोग करते थे, और आज का दौर भी आप देख रहे हैं, आपने पहले का दौर भी देखा है, क्या अभी भी इस तरीके से होता है? क्या अंतर आया पहले के दौर और आज के दौर में? देखिए, पहले के दौर की अगर बात आप करेंगे तो थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अगर आप गौर करें तो बेमई में फूलन देवी ने कई ठाकुरों को एक साथ लाइन में लगा के मार दिया था। यस। जब वो हत्या हुई थी, बेमई कांड हुआ था, तो मुलायम सिंह यादव बेमई में धरने पर बैठे थे कि फूलन देवी को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उसके बाद वही मुलायम सिंह यादव थे जिन्होंने एक शासकीय पत्र जारी करके, यानी सरकार का आदेश जारी करा कि जनहित में फूलन देवी के सारे मुकदमे वापस लिए जाते हैं। देखिए पॉलिटिक्स, तब वो ठाकुरों के पक्ष में थे तो फूलन देवी को डकैत माना उन्होंने, लेकिन जब उनको लगा कि पिछड़ों के वोट चाहिए तो फूलन देवी निषाद थी, यानी मल्ला थी, यानी केवट थी, तो उन्होंने फूलन देवी के मुकदमे वापस लिए और मिर्जापुर भदोही से उसको टिकट दिया, और मिर्जापुर भदोही से सीट जीत कर फूलन देवी संसद तक पहुंची। ऐसे ददुआ के भाई को, ऐसे ददुआ के बेटे को विधायक से लेकर सांसद तक पहुंचाया गया। ऐसे ही रालोद यानी अजीत सिंह की पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, ददुआ का जो चेला था, जब ददुआ मारा गया उसके बाद अगले दिन जब एसटीएफ की टीम वापस जा रही थी तो उसने अटैक किया था और आधा दर्जन से पुलिस वाले मार दिए गए थे। उस ठोकिया की जो मां थी, उनका नाम था पियरिया देवी, उनको हैंडपंप का चुनाव चिन्ह मिला था, और पियरिया देवी ने, ठोकिया ने ऐलान किया था कि हैंडपंप पर अगर मोहर नहीं लगेगी तो हैंडपंप से पानी नहीं, खून निकलेगा। तो वो डकैतों का राज था। बाद में माफियाओं का राज आया। अतीक हो, मुख्तार हो, रिजवान हो, पंडित सिंह हो, ये सारे वो लोग थे जिनको खद्दर इसलिए पहनाया जाता था ताकि उनका जो खौफ है वो खौफ वोट की फसल काट कर लाए, खौफ की धार से वोट की फसल कटे, और वो सिर्फ अपनी सीट की गारंटी नहीं होते थे, आसपास की और भी सीटों की वो गारंटी होती थी। तो ये जो माफिया होते हैं, इन माफिया के पीछे इनके खौफ का हसिया होता है, बाका होता है। ये इससे वोटों की फसल काटते हैं और खुद अपनी सीट नहीं जीतते, बल्कि आसपास की कम से कम 3 से 4 सीटों के जीत की गारंटी होते थे। यही तो वजह रही कि चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे मायावती रही हो, इवन भारतीय जनता पार्टी रही हो, आज ब्रजेश सिंह, कौन ब्रजेश सिंह जिनकी वजह से मुख्तार अंसारी है? कौन मुख्तार अंसारी जो ब्रजेश सिंह की वजह से मुख्तार अंसारी है? दोनों की लड़ाई के बीच में ही ये झंझट हुआ और 2 माफिया पूर्वांचल के पैदा हुए और दोनों राजनीति तक पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी बनाया। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन अब ये चीज खात्मे की ओर जा रही है। अब माफियाज़म थोड़ा किनारे हो रहा है। वजह है
नेपाल के बाद लोग जेन जी समझ चुके हैं क्या है। करेक्ट करेक्ट। ये जेन जी जो है, ये वो पीढ़ी है जो मैं मैक्सिमम बता रहा हूं 5 से 7 से 10 साल के बीच में ना हिंदू मुस्लिम बचेगा, ना जात बिरादरी बचेगी, ना माफियाजम बचेगा। ओके। ये नई पीढ़ी है, ये नए दौर का खून है, ये नए दौर का वोटर है, ये नई चीज लेके आएगा। अपराध की दुनिया के व्यक्ति को खद्दर पहनाने का समय अब जाता हुआ दिखाई दे रहा है और खुद पार्टीज को यह तय करना पड़ेगा। आज मंच से एक व्यक्ति किसी को गाली दे देता है तो देश में मुद्दा बनता है, और अगर कोई माफिया खड़ा हुआ जिसके ऊपर अतीक जैसे 168 मुकदमे होंगे तो आप समझ लीजिए उसका मैसेज क्या जाएगा। आज पॉलिटिक्स मैसेज की है, आज पॉलिटिक्स एक संदेश की है कि एक सभा में किसने क्या बोल दिया। क्या मोदी ने शमशान और कब्रिस्तान की बात कह दी? क्या मोदी ने जर्सी गाय कह दिया? क्या मोदी ने कांग्रेस की बेवा कह दिया? या कांग्रेस की तरफ से किसी ने मोदी की मां को गाली दे दी? आज मैसेज की पॉलिटिक्स है। ये जो नया जनरेशन आया है और आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो आने वाले समय में माफियाजम जैसे डकैत खत्म होते चले गए, वैसे माफियाजम भी धीमे धीमे खत्म हो जाएगा और पॉलिटिकल शेल्टर मिलना इनको बंद हो जाएगा, इनको बंद हो जाएगा। मुझे लगता है आने वाला वक्त पॉजिटिव है। भैया आपने एक्चुअली जब पहला वाला बात करी तो आपने बताया कि मुख्तार अंसारी से भी आपकी काफी मुलाकात हुई। थोड़ा सा उस विषय में बताइए, किस प्रकार का व्यक्तित्व था, मतलब जस्ट क्यूरियोसिटी वेरी। देखिए, मुख्तार अंसारी को मुख्तार अंसारी ना मानिए तो एक लंबा चौड़ा कद, मूंछों पे हर वक्त रौबदार आवाज, और अमूमन मैंने मुख्तार को और एक राय बरेली के माफिया थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, उनकी बेटी अदिति सिंह आजकल कांग्रेस की विधायक थी इस समय, वो अखिलेश सिंह, ये दोनों अक्सर विधानसभा में ऊपर बैठे रहा करते थे और बातचीत होती रहती। ये सारे लोग आपस में मिलकर बातचीत करते थे। और जब मुख्तार आता था, जब मुख्तार जाता था, जो लाव लश्कर था, जो अंदाज था मुख्तार का, वो बिल्कुल अलग था। ये हो गई, आपने उस व्यक्तित्व की बात की। लेकिन मेरा नजरिया एज ए जर्नलिस्ट जो दिखता है वो एक माफिया था। माफिया जिस पर हत्याओं के मुकदमे थे, जिस पर कृष्णानंद राय की हत्या का सनसनीखेज मुकदमा था, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग पुलिस के पास थी, जिन्होंने कहा काट ली नहीं। अभय सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच में बात चल रही थी, काट ली नहीं। काट ली नहीं क्या, उनकी चोटी काट ली गई थी और क्या फायरिंग हुई थी। तो मुख्तार अंसारी का कद काठी और वैसा देखने में तो व्यक्ति तो अलग लगता था, लेकिन था तो माफिया वो भी। तो मुख्तार अंसारी भी हम लोग, चूंकि लखनऊ की जब आप पत्रकारिता करेंगे, जब आप स्टेट कैपिटल में बैठे होंगे, जब आप स्टेट कैपिटल को हेड कर रहे होंगे, जब आप स्टेट को हेड कर रहे होंगे, तो ये सारे लोग आपके आसपास आपको दिखाई देंगे ही देंगे। क्योंकि उनको आना है, विधानसभा सत्र चलेंगे तो वहीं रहना है, वहीं आना जाना है। भैया अभी बिहार चुनाव का माहौल चल रहा है, कैसे देख रहे हैं इस बिहार चुनाव को, क्या हवा है? देखिए, आज की तारीख की अगर आप बात करेंगे बिहार चुनाव को लेके, तो मैं साफ तौर पे कहूंगा कि लड़ाई कांटे की है। लेकिन लड़ाई में अभी 20 कौन बैठ रहा है, तो मैं फिर कहूंगा कि नीतीश भी बैठ रहे हैं। नीतीश कुमार 20 बैठ रहे हैं। ओके। वजह, एक तो भाजपा भी गेम में उतरी नहीं है कायदे से, ठीक है। कांग्रेस ने वहां पर वोट चोरी वाला मुद्दा, ये इस तरीके के मुद्दे को काफी तेजी से उभारा है। लेकिन उसी टाइम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने का जो मसला है, उसने भी बड़ा एक इमोशनल एंगल ले लिया है। तो अगर गौर करिए तो एक बार नारा चला था चौकीदार चोर है, अब नारा चल रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। तो बिहार की जनता एक ऐसी जनता है जो बेसिकली एक इमोशनल है, इमोशनल जनता है वहां की। वहां पर आज तक विकास क्यों नहीं हुआ?
वहां पे आज भी पलायन क्यों है? क्योंकि वहां का जो वन स्टेट वन प्रोडक्ट वाली चीज है ना, वो सिर्फ है नेतागिरी। करेक्ट। चाहे रणवीर सेना हो, चाहे अगड़ों की पिछड़ों से लड़ाई हो, चाहे महादलित और महापिछड़े की बातचीत हो, विकास और नौकरी ये वहां पे नहीं है। ये बिहार में प्रॉब्लम है और नेताओं ने बिहार को कठपुतली की तरह खेला है। झारखंड अलग हुआ तो मिनरल्स और माइंस जो थी वो चली गई झारखंड के पास। रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार बहुत पिछड़ता है। इस पिछड़े हुए बिहार में एक नई बहार सी नजर आते हैं प्रशांत किशोर। हाँ। लेकिन प्रशांत किशोर अभी कितनी हवा बांध पाएंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर मैं प्रशांत किशोर के नजरिए से भी बैठ के देखूं तो भी प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को ज्यादा बेहतर पसंद करते होंगे। बिल्कुल, नीतीश कुमार के साथ उन्होंने काफी समय गुजारा। ठीक, क्योंकि जो वास्तविक तौर पे चाहे चारा घोटाला हुआ हो या नौकरी के बदले जमीन का मसला रहा हो, ये सारी चीजें लालू प्रसाद यादव के समय में ही हुई है। वो जेल भी गए, सजा भी मिली, तो और अपहरण उद्योग अपने आप में एक हुआ करता था। उस ब्लॉट को कैसे खत्म किया जाएगा, उस ब्लॉट को कैसे मिटाया जाएगा, यह बिहार की जनता को तय करना पड़ेगा। क्योंकि लालू का जो फैक्टर है वो एमवाई फैक्टर है, मुस्लिम और यादव। और नीतीश कुमार का जो मसला है वो भाजपा के साथ भी है, थोड़ा मुस्लिम भी उनको जाता है, और महादलित महापिछड़े का मसला भी नीतीश कुमार के साथ है। आज की तारीख में नहीं, हम एक करीबन 20 दिन बाद फिर बैठेंगे और फिर एक बार बिहार के बारे में बात करेंगे। तब बिहार की तस्वीर ज्यादा बेहतर और साफ नजर आएगी। नीतीश कुमार के बारे में आपने बोला, बट नीतीश कुमार की क्योंकि बहुत सारी पार्टीज के साथ वो गठबंधन हो जाता है उनका, कहीं ना कहीं ये अवसरवादिता की राजनीति, क्योंकि जो वोटर है उसके दिमाग पे तो कुछ और जा रहा है ना, कि कभी ये जेडीयू के साथ भी दिख जाएंगे, कभी ये भाजपा के साथ भी दिख जाएंगे, तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है? आप इन बातों पे एक बात गौर करके रखिएगा हमेशा कि गठजोड़ कर कौन रहा है? नीतीश कुमार। यानी नीतीश कुमार हमेशा से 20 है वहां पे। दूसरी पार्टी को बिहार में खड़ा होने के लिए, अपनी स्थिति बनाने के लिए नीतीश कुमार की जरूरत होती। तो नीतीश कुमार फिर भी अपर हैंड होते थे। नीचे से कोई, चाहे लालू की पार्टी उनको सपोर्ट कर रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी उनको सपोर्ट कर रही हो, उन्हें सपोर्ट करना पड़ता था ताकि सरकार बनाई जा सके। सस्टेन। लालू की पार्टी का मसला यह है कि वो एक बार फिर मेन स्ट्रीम में आ सके, और भारतीय जनता पार्टी का मसला यह है कि लालू को दोबारा लौटने ना दिया जाए। ठीक, लेकिन फिर अपर हैंड कौन है? अपर हैंड नीतीश कुमार। अगर आज की तारीख में नीतीश कुमार से कोई कहेगा कि आपने तो जदयू के साथ कर लिया था, आपने तो लालू यादव की पार्टी के साथ आपने ऐसा कर लिया था, तो नीतीश कुमार के पास एक जवाब है कि हमने उनके साथ भी किया, हमने भाजपा के साथ भी किया। बिहार को एक स्थायी सरकार देने के लिए ही हमने सारे काम किए, चाहे किसी से भी हमको गठबंधन करना पड़ा हो, लेकिन हमने बिहार के हित को ध्यान में रखा। एक पॉलिटिकल पॉस्चरिंग की बात कर रहा हूं, तो वो फिर भी नीतीश कुमार के पक्ष में ही आती है। क्योंकि आप ही ने कहा कि नीतीश कुमार इनके संग भी कर रहे हैं, उनके संग भी कर रहे हैं। 20 तो नीतीश कुमार ही है ना। आज की तारीख में फिर आपसे दोबारा दोहरा रहा हूं इस बात को, 20 अभी भी नीतीश कुमार ही है। और यह तय करना पड़ेगा कि बिहार इस बार किस करवट बैठता है। मुस्लिम वोट बैंक पे प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं कुछ डाल रहे हैं। देखिए, मुस्लिम वोट बैंक पे प्रशांत किशोर 100% थोड़ा बहुत इंपैक्ट जरूर डालेंगे, लेकिन मुसलमान लगभग अब इस क्लियर कट चीज में आ चुका है कि जो भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा होगा हम उसे जिताएंगे। बड़ी साफ सी बात, सिंपल लॉजिक है। भारतीय जनता पार्टी को अगर कांग्रेस, जैसे अभी खबर आ रही थी कि शायद कांग्रेस 60, 65, 70 सीटों से ऊपर लड़ेगी जाके, ठीक है,
इस तरीके की बात चल रही थी। तो कांग्रेस मुसलमान को एक ऐसी पार्टी तो नजर आती है ना जिसको जाकर वो वोट दे सकती है मुसलमान के लिए। हाँ। तो मुसलमान एकमात्र ऐसा वोटर है जिसने ये तय कर रखा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स हो, कि जो भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा होगा हम उसको वोट करेंगे। ठीक, अब इस हिसाब से टिकट कौन कैसे बांटता है, हाँ। इसमें अगर यादव जुड़ता है, इसमें कहीं महादलित जुड़ता है, इसमें कहीं महापिछड़ा जुड़ता है आके, तो फिर कॉम्बिनेशन, तो ये कॉम्बिनेशन उस चीज को जीत में कन्वर्ट कर देगा। यही चीज भारतीय जनता पार्टी और नीतीश के साथ भी है कि अगर वहां पर भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करने में अगर कामयाब हो गई, मेरी बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि हिंदू तब तक हिंदू है जब तक वो दलित और पिछड़े में टूट नहीं जाता। जैसे ही दलित और पिछड़े में टूटता है भाजपा का नुकसान होता है। तो आप तो कानपुर के हो, तो कानपुर में नहीं एक मैसेज अचानक फैलता था, अरे एसएमएस के जमाने की बात नहीं कर रहा हूं, खबर आती थी, अफवाहें आती थी, टोपी लगा के सब बुर्का पहन के लाइन लगा के वोट दे रहे हैं। वो अच्छा, इतना सुनने के बाद ही सारा हिंदू वोट देने लगता था। ये चुनाव के दिन का खेल होता है। फिर उस दिन आदमी ये नहीं सोचता कि मनोज राजन त्रिपाठी है तो पहले त्रिपाठी को वोट देंगे ना, आगे बढ़े बोले ब्राह्मण को देंगे, और आगे बढ़े बोले यार राम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दे, या उठाया बोले अरे जैसे मुसलमानों का तुष्टीकरण होता वैसे भाजपा वाले अब हिंदुओं का तुष्टीकरण कर रहे हैं, किसी को भी दे देंगे, भाजपा वोट नहीं देंगे और जाके दूसरी पार्टी को वोट देंगे। तो मुसलमान क्लियर है कि उसको इस बार उसको देना है जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। भैया हमने बिहार राजनीति बात करी और डेफिनेटली हम 20 दिन 25 दिन बाद फिर एक बार बैठेंगे और थोड़ा सा इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश राजनीति पे आते हैं, कैसा चल रहा है इसमें उत्तर प्रदेश का खेल राजनीति के हिसाब से? उत्तर प्रदेश में चांदी की एक तस्वीर सजा रखी है खुद सरकार ने। सरकार के मंत्री, सरकार के विधायक ब्यूरोक्रेसी के अधीन है, ब्यूरोक्रेसी के आगे घुटने टेक चुके हैं, बात चलती नहीं, काम सुनता नहीं कोई उनके। विधायकों की अपनी एक अलग हैसियत है, कुटुंब के नाम से ठाकुर विधायक अलग बैठक कर रहे हैं, ब्राह्मण अपने हालातों में एकजुट होने की अलग कोशिश कर रहा है, कुर्मी, लोध, ये दो किस्म का वोटर अपने आप को हल्का हल्का किनारे खींचने लगा है, ये अपनी राजनीति कर रहा है। तो चांदी की तश्तरी जो मैंने आपसे कही, ये चांदी की तश्तरी खुद भाजपा ने और सरकार ने सजा रखी है और इसमें मुद्दे सजा दिए हैं। और ये मुद्दे सौंपे किसको हैं? अखिलेश यादव को, कि भैया मेरे यहां ये गड़बड़ियां आप इनसे खेलिए। तो अखिलेश यादव ने अगर लोकसभा चुनाव की तरह टिकट बांट दिए और ये मुद्दे खेल गए, जैसा कि वो हर चीज में खेल रहे हैं, अगर खेल गए तो अखिलेश यादव अपनी मेहनत से जीते शायद 19, लेकिन भाजपा की गलतियों से 20 जीत जरूर जाएंगे। ये फर्क आ जाएगा। जातीय समीकरण कैसा चल रहा है भैया इस वक्त? भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जातीय समीकरण। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत लल्लू सिंह ने की, जो कई बार अयोध्या यानी फैजाबाद से सांसद रहे। उन्होंने नारा दिया, नारा तो था ही भारतीय जनता पार्टी का कि अब की बार 400 पार। उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार, और 400 पार होते ही संविधान बदल देंगे। संविधान बदलने की बात सुनते ही आया कि लगता है आरक्षण खत्म होने जा रहा है। एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मूंगफली का दाना देखिएगा, जब तक ये दाना टूटा नहीं है ये हिंदू है, जैसे आप इसको तोड़ते हैं इसमें से 3 दाने निकलते हैं, अगड़ा, पिछड़ा, दलित। जैसे ही ये दाना टूटा ये अगड़ा, दलित, पिछड़ा हो गया, अब ये हिंदू नहीं रहा। तो भारतीय जनता पार्टी किस
का वोट बैंक कौन है? हिंदू। करेक्ट। वो भारतीय जनता पार्टी इस मरमरिंग से अब की बार 400 पार संविधान बदल देंगे, अयोध्या भी आ गई। बिल्कुल समझिए, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर, जहां से भारतीय जनता पार्टी नाम के राजनीतिक दल का इंडक्शन हुआ है, करेक्ट करेक्ट, वहीं से उस पार्टी की शुरुआत हुई है। जिस मुद्दे के नाम पर उसने देश में पहली बार सरकार बनाई, वही भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में थंपिंग मेजॉरिटी की दूसरी सरकार होने के बावजूद लोकसभा में उतनी सीटें नहीं ले पाई जितनी पिछली बार ले चुकी थी। बिल्कुल। अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव के बराबर की सीटें मिल गई होती तो आज केंद्र में एनडीए की सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर होती। वो उत्तर प्रदेश जिसको धर्म की प्रयोगशाला कहा जाता है, जहां राम मंदिर है, जहां काशी विश्वनाथ का मुद्दा अलग चल रहा है, आप समझ रहे हैं मेरी बात, जहां हिंदू मुस्लिम की प्रयोगशाला है, जहां से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ है, वो उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की आपसी कलह, दिल्ली बनाम लखनऊ की लड़ाई, सरकार के भीतर झंझट, कार्यकर्ताओं में नाखुशी, असंतुष्टि, नाराजगी, इन सबको झेलते झालते इस तरीके से आगे सामने बैठ गई है कि आज विपक्ष को वहां पर खेलने का मौका है। और विपक्ष वहां कौन है? अखिलेश यादव, जो इस समय देश की नंबर 3 की पार्टी हो चुका है। और उसका साथ कौन पकड़े हुए? कांग्रेस, राहुल गांधी। ये दोनों अगर कायदे से लड़ गए और इन्होंने अपने अंदर की लड़ाई ठीक नहीं की तो 2027 का चुनाव आश्चर्यजनक रंग देगा। भैया, सोशल मीडिया पे हमने ठाकुरवाद बनाम ब्राह्मणवाद बहुत सारी बातें सुनी, बहुत सारी लड़ाइयां देखी। आप इस पूरी चीज को कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में? उत्तर प्रदेश की राजनीति में ठाकुर बनाम ब्राह्मण है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है, बिटवीन द लाइंस कहने की बात नहीं है, साफ सुथरी बात है। उत्तर प्रदेश में ठाकुर बनाम ब्राह्मण की लड़ाई है। खुद सरकार में शामिल विधायकों, मंत्रियों, कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की ही चलती है। उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद है। ये मनोज राजन त्रिपाठी नहीं कह रहे। कुटुंब नाम से जो बैठक हुई वो ठाकुरों की हुई है। योगी सरकार दूसरी चल रही ना, योगी 2 गवर्नमेंट है ना, इससे पहले योगी 1 गवर्नमेंट थी। इसी योगी 1 गवर्नमेंट में 150 से ज्यादा विधायक विधानसभा के अंदर अपनी ही सरकार के खिलाफ बैठ गए थे, वेल में जाके अपनी ही सरकार के खिलाफ विधानसभा में नारे लगा रहे थे। हरीश द्विवेदी जैसा व्यक्ति, जो शायद उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हो सकता है, वो बस्ती का सांसद था और अपने ही कमिश्नर और डीएम के खिलाफ धरने में बैठा हुआ था। सोनभद्र मिर्जापुर के बाद वो सांसद खरवार जो है, उन्होंने चिट्ठी सरकार के खिलाफ लिखी। मैं नाम भूल रहा हूं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, तेज तर्रार भाजपा नेता, ईमानदार, वो व्यक्ति वर्तमान में राज्यसभा में है। उसको पुलिस वाला हड़का के किनारे कर लेता है क्योंकि उसकी गाड़ी नहीं आगे जाएगी योगी आदित्यनाथ की सभा में। श्रीकांत जो ऊर्जा मंत्री थे, उनको ट्वीट करना पड़ा मथुरा के ट्रैफिक के लिए। प्रतिभा शुक्ला जो कैबिनेट मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में, वो ब्राह्मणों की स्थिति को लेकर फोन पर रो रही है और उनके पति अनिल शुक्रवारसी फोन मिलाकर ब्रजेश पाठक को समस्या बता रहे हैं। ये सरकार के अंदर चल रहा है, ये सरकार के लोग कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है, और कोई नहीं कर रहा है। मूल कारण क्या है? मतलब क्या कारणवश? मायावती जब गवर्नमेंट में थी तो शशांक शेखर सिंह हुआ करते थे कैबिनेट सेक्रेटरी। मायावती ने सारी पावर शशांक शेखर सिंह को दे रखी थी। पंचम तल यानी सीएम का जो सेक्रेटरीएट था, वो सेक्रेटरीएट सारे महकमों की जवाबदेही, सारे मंत्रियों की जवाबदेही
शशांक शेखर को देता था और शशांक शेखर मायावती को ब्रीफ करते थे। नतीजा क्या हुआ आगे चल के? पुलिस भर्ती घोटाले में 150 से ज्यादा आईपीएस पीपीएस अफसरों के खिलाफ एफआईआर और जांच शुरू हो गई। 24 से ज्यादा मंत्रियों के खिलाफ लोकायुक्त की जांच शुरू हो गई। 4 से 5 आधा दर्जन मंत्री जेल भेज दिए गए अलग अलग मसलों में, चाहे पुरुषोत्तम द्विवेदी बलात्कार में भेजे गए हो, चाहे शेखर तिवारी इंजीनियर की चंदा लेने की हत्या में भेजे गए हो, चाहे आनंद सेन एक दलित लड़की के अपहरण और बलात्कार में चले गए हो। ये सारे कांड हुए। 100 से ज्यादा लोगों के टिकट काटे। ये सब किसके कहने पे किया था? ब्यूरोक्रेसी के कहने पे। तो ब्यूरोक्रेसी जब किसी, आप चारों तरफ से जब ब्यूरोक्रेसी से गिरते और ब्यूरोक्रेसी चला रही होती सरकार, तो आप समझ नहीं पाते हैं बाहर चल क्या रहा है। यही हाल उत्तर प्रदेश में हो रहा है। यही वजह है। दिल्ली के कोटे से ब्रिजेश पाठक डिप्टी सीएम है, केशव मौर्य डिप्टी सीएम है, एके शर्मा ऊर्जा मंत्री नगर विकास मंत्री है। ऐसे में आपको 1 दर्जन आधा दर्जन मंत्री गिना दूंगा जो दिल्ली के कोटे के मंत्री हैं। उनसे पूछिएगा क्या वो अपने विभाग के क्लर्क का तबादला करा लेते हैं क्या? नहीं करा पाते हैं। पूरा का पूरा तबादला सत्र शून्य जाता है हर बार 3 साल से। जानते हैं क्यों? दिल्ली का तंत्र किसी को कैबिनेट मंत्री या डिप्टी सीएम तो बना सकता है, लेकिन सरकार का तंत्र यानी ब्यूरोक्रेसी जो मशीनरी चलाती है वो तो सरकार बैठालती है। करेक्ट। आप फाइलें देते रहिए, काम ही नहीं होगा। अभी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने खुद ही ये बात कही कि एक फाइल चलती है, वो एक ब्यूरोक्रेट के पास रुक जाती है, फिर दूसरा ब्यूरोक्रेट उस पर कुछ और लिख देता है, तीसरा उस पर कुछ और लिख देता है, चौथा उस पर कुछ और लिख देता है, और वो फाइल बस यूं ही घूमती रहती है। जब यूं ही घूमेगी तो आपके काम नहीं होंगे। जब काम नहीं होंगे तो आपको जवाब किसको देना है? जनता को। जनता समझ गई कि आप मीठा खिलाएंगे हमको, पानी पिलाएंगे हमको, चाय पिलाएंगे हमको, हमारे लिए 4 जगह फोन कर देंगे, काम कहीं नहीं होगा। और जब काम कहीं नहीं होगा तो बिलबिलाएगा कौन? वही मंत्री, वही कैबिनेट मिनिस्टर बिलबिलाएगा। जब ये होगा तो सरकार के बीच फुटअव्वल होती है। और यही फुटअव्वल जो आपने पूछा वजह क्या है, यही वजह। भैया जब तक चीजें पर्दे के पीछे होती हैं और चुपचाप चल रही होती हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब चीजें पर्दे के आगे आने लगती हैं और ऊपरी तल तक भी पहुंचने लगती हैं कि भाई ये चल रहा है, ब्राह्मणवाद बनाम ठाकुरवाद बनाम ब्राह्मणवाद चल रहा है, तो कुछ ऊपरी तल पे बैठे लोग इस चीज के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। कुछ ना कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कंपनसेशन या कुछ कि भाई कहीं ना कहीं कुछ चीजें थोड़ी सी कंपनसेट करी जाए, चीजें समान करी जाए। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अभी तक तो पिछले 2 बार की गवर्नमेंट में, पिछली गवर्नमेंट के 2.5 साल ले लीजिए, 3 साल, उसके बाद से लेके अब तक यही सुनाई दे रहा है कि योगी आदित्यनाथ आज तक है, योगी आदित्यनाथ कल तक है, परसों हट जाएंगे, नरसों हट जाएंगे, यही सुनते आते हैं। केंद्र समझ नहीं पा रहा है कि एक मुख्यमंत्री जो सबसे बड़ा प्रदेश चला रहा है, जो आपके हिंदुत्व की जीता जागता एम्बलम है, खुद भगवा वस्त्रधारी है, योगी है, उसको आप आजादी से काम ही नहीं करने दे रहे। अपने मन का डीजीपी नहीं बना पाया वो, 2 गवर्नमेंट पार कर गया। अपने मन का चीफ सेक्रेटरी नहीं बना पाया, 2 गवर्नमेंट पार कर गया। आपने काम ही नहीं करने दिया। उस मुख्यमंत्री के कहने पर आपने लोकसभा में टिकट नहीं दिए को। वही हो रहा है। जब वो होता है तो फिर ये होता है, और जब दोनों हो रहे होते तो नतीजा सिफर होता है। और जब नतीजा सिफर हो रहा होता तो कहावत है ना, एक चौपाई है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। तो जहां सुमति है वहां तो संपत्ति है। संपत्ति का मतलब केवल पैसा नहीं होता है, खुशहाली, एकता, शक्ति सब होता है। वहां पर सिर्फ उठौवल है, और सिर्फ उठौवल का फायदा हमेशा विपक्ष उठाता है।
अगर आपने बूझा नहीं, अगर आपने समझा नहीं, तो मारीच नाम का राक्षस भी सोने का हिरन बन के आपको भ्रम में डाल देगा और आप उसके पीछे 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 जाते हुए इस हालत में पहुंच जाएंगे कि अंततः आपको लंका तक युद्ध करने जाना पड़ेगा। तो उस लंका तक युद्ध करने जाने की जरूरत ही क्या है, अगर खुद राम मंदिर आप ही ने बनवा दिया है तो उस राम मंदिर की मर्यादा कम से कम पार्टी के भीतर तो होनी चाहिए। वही मर्यादा ही पार्टी के अंदर तार तार हो रही है और उस तार तार होने का जो नतीजा है वो अब पटल पे आ चुका है और फैसला कुछ नहीं। भैया, भाजपा की वापसी होती है, भाजपा चुनाव जीतती है उत्तर प्रदेश का पहली बार, और तब बात शुरू होती है, कवायद शुरू होती है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एज अ जर्नलिस्ट आपने देखा होगा उस समय को कि भाई मुख्यमंत्री बनने की कवायद किस स्तर पे हुई थी, कैसे क्या चला, कुछ बताइए इस विषय में। कि मैं बताता हूँ आपको। मनोज सिन्हा का नाम सबसे पहले आया कि मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री बनेंगे। मनोज सिन्हा बनारस में मंदिरों में मत्था भी टेका है। उस समय मैं न्यूज 18 का एडिटर था। केशव मौर्य के मुख्यमंत्री बनने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, क्योंकि केशव मौर्य के अध्यक्ष बनने के बाद थंपिंग मेजॉरिटी से अरसे बाद भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में उदय हुआ 2 बार। केशव मौर्य को मनोज सिन्हा का नाम सुनते ही लगा कि बात हो गई, खत्म। इसके भी और भी कई नाम आए और कई लोगों ने तो मुझसे ये भी कहा कि अरे मनोज भैया हमारा भी नाम चला दीजिए। तो 2 दर्जन नाम हम चला रहे थे। आपने बहुत सही आदमी से ये सवाल पूछा है, बताता हूं क्यों। मेरे पास एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट का फोन आया। ओके। बोले पार्टनर सारी चीजें टाल दो, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब मेरे लिए एक ताज्जुब का विषय था कि योगी आदित्यनाथ का मतलब हो गया भाजपा से कोई मतलब नहीं, संघ से भी कोई मतलब नहीं उनका, कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके बाद दूसरे एक और ब्यूरोक्रेट का फोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कहीं नहीं है ये बात। इसके बाद मेरे पास एक बड़े नेता का फोन आया। उस नेता ने भी कहा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, योगी जी महाराज मुख्यमंत्री हो। अब मुझे यह बात कंफर्म इसलिए लगने लगी कि इस बार जिस नेता ने फोन किया था वो भी ठाकुर था और ये दोनों अफसर भी बहुत अंदर तक पैठ रखने वाले थे। इस बार मैंने आंख बंद की और तुरंत खबर चला दी कि सारी कवायद एक तरफ, योगी आदित्यनाथ होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। आप विश्वास मानिए 2 घंटे तक कोई भी चैनल उस नाम को चला नहीं पाया, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं था, कंफर्मेशन ही नहीं था, लोग इस बात पे विश्वास ही नहीं कर सकते। 2.5 घंटे तक चलता रहा न्यूज 18 पे कि योगी आदित्यनाथ होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। इसके बाद किसका फोन नहीं आया मेरे पास, अरे क्या चला रहे, अरे क्या चला रहे, अरे क्या चला रहे, अरे क्या हमारा नाम ही कटवा देंगे, ये सब सबके फोन आए और अंततः योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री हुए। बहुत शानदार तरीके से योगी आदित्यनाथ को बनाया गया। उनको भी ऐन वक्त में पता चला। योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य सब एक साथ उतरे हैं आके, और एक साथ उतर के जब आ रहे थे तब भी मीडिया चलाने लगा कि केशव मौर्य होंगे मुख्यमंत्री। लेकिन हम उसी बात पे अडिग थे क्योंकि हमारे सोर्सेज बड़े कंफर्म थे कि योगी आदित्यनाथ होंगे मुख्यमंत्री। और वही बात क्या चला पर्दे के पीछे। पर्दे के पीछे एक्चुअली क्या है कि ये जो संघ नाम की चीज है ना, आप शायद 6 महीने पहले सोच के चलते होंगे, मैं शायद 1 साल बाद की सोच के चलता हूँ। बहुत दम लगा लेंगे तो 5 साल बाद की चल के सोचेंगे। ये संघ नाम की जो चीज होता है ये 50-100 साल पहले की सोच के चलता है। आपने कभी सोचा था कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद भारतीय जनता पार्टी में कोई आएगा? गौर करिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी एक सॉफ्ट लाइनर लीडर थे, सॉफ्ट लाइन के थे, उनको सब पसंद करते थे। लेकिन उस वक्त अडवाणी जो थे, लाल कृष्ण अडवाणी, वो हार्ड लाइनर माने, गरम दल के थे वो, ठीक है। लेकिन भाजपा गायब होने लगी।
2009 में कांग्रेस का रिपीट हो जाना, यूपीए का फिर आ जाना, तो चूंकि ग्लोबल स्लो डाउन हो गया था, तो इंडिया में एक इमोशन जागा कि मनमोहन सिंह ही देश को मंदी से बचा सकते हैं। हाँ। वरना जाती हुई सरकार फिर आ गई, पहले वाला एग्जाम्पल कोट करके 2009 में फिर आ गई। उधर मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी गुजरात की लेगेसी लेके आए। उस लेगेसी में गुजरात मॉडल वाला मसला नहीं था केवल, उसमें एंटी मुस्लिम जो छवि थी वो भी बहुत काम कर रही थी। वहां पर तय हुआ मोदी को आगे करने का। अब आप जरा समझिएगा, जो मैंने पहले कहा था उसकी तुलना अब करिएगा। वो अडवाणी अब सॉफ्ट लाइनर मानने जाने लगे, जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हार्ड लाइनर थे, और अब नरेंद्र मोदी हार्ड लाइनर बन गए। नरेंद्र मोदी के बाद कौन? संघ की बात सोचिएगा। संघ को एक हार्ड लाइनर चाहिए। अब आप जरा ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं सोच के बताइए कौन सा नेता है जो हार्ड लाइनर है। हार्ड लाइनर से जब मैं बात करता हूं तो कट्टर कठोर हिंदूवादी व्यक्ति, योगी आदित्यनाथ जी। मेरा जवाब आपको खुद ही मिल गया है। ये है संघ की सोच, इसके पीछे ये है। अब ये पार्टी का झंझट है। हाँ। नरेंद्र मोदी ये जरूर चाहते होंगे कि उनका पुराना साथी, पुराना संगी साथी अमित शाह ही देश का अगला प्रधानमंत्री बने उनकी जगह, लेकिन नाम तो अब आता तो योगी आदित्यनाथ का ही है। मैं खुद अपनी किताब, अपनी स्टोरी टेलिंग और अपने शोज के चक्कर में पूरे देश में घूमता हूं। देश में क्या, विदेश भी जाता हूं। मैं आपको सच बताऊं, मैं देश के किसी भी प्रदेश में जाता हूं, किसी भी कोने में जाता हूं, दुबई जाता हूं या जहां भी जाता हूं, आदमी मुझसे एक बात जरूर कहता है कि सर आपसे 10 मिनट योगी आदित्यनाथ पर बात जरूर करेंगे। मेरा प्रोग्राम, मेरी किताब, मेरे शोज पर होता है, लेकिन वो मैं चूंकि उत्तर प्रदेश से आता हूं, इसलिए वो योगी आदित्यनाथ पर भी मुझसे बात करना चाहता है। यानी हर प्रदेश में, हर देश में योगी आदित्यनाथ को लेकर एक क्यूरोसिटी है। अगर वो क्यूरोसिटी है तो वो क्यूरोसिटी क्या संघ को नहीं दिखती है क्या? तो क्या संघ ने दूर से नहीं देखा उस चीज को क्या? तो क्या संघ ही तो वो व्यक्ति नहीं है जिसने अभी तक योगी आदित्यनाथ को फिर से रोक के रखा, जबकि वो कभी भी हटाए जा चुके होते? तो क्या संघ ने अभी भी यही सोच के रखा है कि मोदी के बाद अगर कोई भी होगा तो योगी आदित्यनाथ होगा? और संघ की सोच का यह तरीका हो सकता है, जो कि मैंने आपसे कहा कि आप 6 महीने सोचते होंगे, मैं 5 साल सोचता हूँ, वो 100 साल। तो एक हार्ड लाइनर उनके पास है। इसके बीच में फिर कहीं नेता तैयार हो रहा होगा कोई। अब आप आएंगे इस बात पर कि नहीं, फॉरेन पॉलिसीज का क्या होगा, इन सब चीजों का क्या होगा, दूसरे देशों के साथ संबंध कैसे होंगे, क्या हो? वो आगे का विषय है, उस पर आगे बात होगी। आज उत्तर प्रदेश में बैठे बैठे एक आदमी प्रधानमंत्री बनने लायक तो बन रहा है ना, दिख तो रहा है ना। केंद्र भी तो परेशान है इस मुद्दे को लेके ना। आपसी पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, और ये टसल भी कहीं ना कहीं वही टसल, उसी टसल की बात कर रहा हूँ। टसल में परेशान है ना, अभी हल नहीं निकल रहा है ना, तो ये भी हल हो जाएगा। कहते कि नहीं, जब कोई विकल्प नहीं होता तो विकल्प खुद विकल्प चुनता है, तो विकल्प सामने आएगा। यू कैन लव हिम, यू कैन हेट हिम, बट यू कांट इग्नोर हिम। यस भैया, ब्राह्मणों की स्थिति के ऊपर आपसे जानना चाहूंगा कि ब्राह्मणों की वर्तमान में उत्तर प्रदेश राजनीति में क्या स्थिति है? ब्राह्मण किस तरफ जा रहा है? ब्राह्मण किस तरफ जा रहा है? देखिए, ब्राह्मण एक ऐसी कौम है जो पान की दुकान से लेके मजरे के नीम के पेड़ के नीचे और लल्लू की टपरी पर खड़ा होके, टट्टर पे खड़ा होके माहौल बनाता है। आवत है, आवत है, आवत है, आवत है, जावत है, जावत है, जावत है, जावत है। उसी ब्राह्मण को जैसे ही आपने पंजा दबा के पैर छुआ, वो ब्राह्मण सारे दुख कष्ट माफ,
तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। ये मायावती थी। उसी मायावती ने नारा दिया, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। और उस ब्राह्मण ने दलितों के साथ मिलकर, यानी लेबोरेटरी के अंदर एसिड और मेटल का आपस में मिलन, कॉम्बिनेशन। एसिड को मेटल में डाल दीजिए तो मेटल ध्वस्त है, लेकिन वो प्रयोग हुआ और ब्राह्मण ने शंख बजा दिया, सरकार बन गई। और सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर मायावती, जिसने कहा था कि ब्राह्मण तिलक तराजू और तलवार, उसने ब्राह्मणों के दम पे सरकार बना दी। यह है ब्राह्मण, समझिएगा इस बात को। यह ब्राह्मण चोटी बांधता है। एक किस्सा सुना। एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट के पिताजी की डेथ हो गई। उत्तर प्रदेश के 4-5 ब्राह्मण विधायक एक बड़ी गाड़ी में बैठे, मैं भी उसी में था, और रास्ते भर बात हुई, दिखा देंगे, फेंक देंगे, काट देंगे, श्राप देंगे। एक बार समझ लो गुरु की पानी डाल के अगर किंच दिए तो समझ लो भस्म हो जाएगा। ये चल के गए उनके यहां, वहां बड़ी देर तक बातचीत हुई। तो जिनके पिताजी की डेथ हुई, उन लोगों ने पूछना शुरू किया कि भाई साहब 13 दिन बाद होता है कि 14 दिन बाद होता है, तो मटकी बांधी जाती है कि नहीं बांधी जाती है? तो 14 ब्राह्मण खाते कि 18 खाते? सारे ब्राह्मणों के अलग अलग विचार थे। उस व्यक्ति ने, जो कि नॉन ब्राह्मण था, उसने कहा देखिए यही आप लोग एक नहीं है। खैर वहां से उठे, नहीं अभी कहानी खत्म नहीं, वहां से उठे, और जब वहां से उठे तो गाड़ी से आ रहे थे। गाड़ी से आने के दौरान ये हुआ कि सबको एक होना है, अब इन ठाकुरन को बस दिखाई देना है। एक उतरा, 4 बचे। जैसे वो एक उतरा, 4 कहते सबसे बदमाश आदमी साला यही है, इसको संट करना, ये सबको सेट किए रहता, हम बता रहे हैं तुमको, इसको अपने साथ शामिल नहीं करना। गाड़ी आगे बढ़ी, अब एक और कहा गया, उसको उतारा गया। जैसे ही वो उतरा, बोले दोनों एक नंबर के ढीठ है, हम बता रहे हैं। दरबार में जाके सेटिंग करते हैं और यहां साले ब्राह्मण ब्राह्मण करते हैं। गाड़ी और बड़ी, फिर एक उतरा। आप विश्वास मानिए कि जब अंतिम विधायक बचा, तब मैं बचा उसके साथ, और उन्होंने कहा कि भैया आप भी ब्राह्मण हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये चारों दुष्ट है, और ब्राह्मण और हाथी नहीं जात के साथी, ये कभी साथ नहीं होंगे, हम आपको सच बता रहे हैं। जिस ब्राह्मण एकता को लेकर वो गाड़ी गई थी, उस आते पूरी खत्म हो गई। आते आते ये है ब्राह्मण। ये ब्राह्मण माहौल बना सकता है, ये ब्राह्मण तंबू तान सकता है। अब आते हैं एक सीरियस नोट पे। ये ब्राह्मण अखिलेश यादव की ट्रिक पर आएगा कि अगर ये अखिलेश यादव को वोट दे दे तो मुझे नहीं लगता कि देगा। थोड़ा बहुत चला जाए तो चला जाए, वरना ब्राह्मण कभी समाजवादी पार्टी का वोटर नहीं रहा। समाजवादी पार्टी के साथ एक प्लस पॉइंट है कि कांग्रेस को वोट दे सकता है ब्राह्मण। तो 2 बातें हो सकती हैं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को जो टिकटें देगी, उस पर जा सकता है ब्राह्मण, या समाजवादी पार्टी अपनी जो सीटों पे ब्राह्मण लड़ाती है, जहां ब्राह्मण बाहुलता होती है, तो जा सकता है ब्राह्मण। ठीक है, इस तरीके से ब्राह्मण जाएगा। लेकिन ब्राह्मण कहीं एकमुश्त जा रहा है ऐसा नहीं है, ब्राह्मण फिलहाल बंटता हुआ दिखाई दे रहा है। यह बात सही है कि ब्राह्मण अभी विकल्प शून्य है, और ब्राह्मण अभी उत्तर प्रदेश में नाराज है, यह पक्की बात है। लेकिन ब्राह्मण एक नहीं है, ये भी बता दूंगा। भैया ब्राह्मण नेता हर एक जगह पे, हमने कुछ एक नेताओं का उदय दिखा कि भाई अगर आप अखिलेश यादव जी की बात करते हैं या आप योगी आदित्यनाथ जी की बात करते हैं, ब्राह्मणों में आपको कोई एक ऐसा नेता नहीं नजर आता कि जो कि एक ऊंचाई तक, जिसको कि सबने नेता मिलके मान लिया? एनडी तिवारी के बाद तो कोई नहीं हुआ, कमलापत त्रिपाठी के बाद कोई नहीं हुआ, श्रीपति मिश्र हुआ करते थे। कांग्रेस ने जितने ज्यादा ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए शायद किसी ने नहीं दिए।
ब्राह्मण नेतृत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी में बात करेंगे तो फिलहाल ब्रजेश पाठक है, जिनको डिप्टी सीएम बना के ब्राह्मणों का सिरमौर बना दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी में सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मणों वाले हैं, नेता हैं। समाजवादी पार्टी में अब जनेश्वर मिश्र रहे नहीं, जो ब्राह्मणों के एकमात्र नेता हुआ करते थे। तो समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण नेतृत्व की कमी है। एक बात मैं आपसे कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर आप उत्तर प्रदेश में फिलहाल एक लंबे समय तक आखिरी अगड़ा मुख्यमंत्री देख रहे हैं। ओके। तो ब्राह्मण नेतृत्व की, उस मजबूत नेतृत्व की कमी है। ठाकुर अपना नेता चुन लेता है, जैसे राजा भैया को ठाकुर अपना नेता मानते हैं, भले वो किसी बड़े राजनीतिक दल से जुड़ते नहीं है। राजनाथ सिंह को ठाकुर अपना नेता मानते हैं। योगी आदित्यनाथ को भी भले ही कम हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ को भी लोग मानते हैं, लेकिन उनकी छवि चूंकि योगी वाली है, इसलिए वो इन चीजों से खुद की पोस्टरिंग विरत रखते हैं कि नहीं, मैं ठाकुरों का नेता थोड़ा, मैं तो प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, खासकर योगी। ब्राह्मण अपना नेता नहीं चुन पाता। उसकी वजह जानते क्या है? अगर एक संस्थान है, एक इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन में 10 लोगों को काम करना है, तो फार्मूला कहता है कि 10 में से 6 गधे होने चाहिए और 4 घोड़े होने चाहिए। अगर 10 घोड़े हुए तो सब अपने आप को हॉर्स पावर दिखाएंगे अपनी अपनी, ठीक है। और ब्राह्मण पता नहीं किस मुगालते में अपने आप को घोड़ा ही समझता है और सोचता है कि उसी के पास सारा हॉर्स पावर है, इसलिए हिनहिनाता रहता है। और जो घोड़े हिनहिनाते रहते हैं वो कभी किसी को तूफान नहीं बनाते हैं, कभी किसी को आजाद नहीं बनाते हैं। आजाद और तूफान घोड़ों के नाम है। कभी किसी को चेतक नहीं चुनते अपना। इसीलिए ब्राह्मण नेतृत्व उत्तर प्रदेश में हमेशा से नगण्य रहा है, शून्य रहा है, सिफर रहा है, गायब रहा है, लापता रहा है, गुमशुदा रहा है। भैया हर बार सरकार में समीकरण, ब्राह्मण समीकरण को बैठाने की तो कोशिश करी जाती है। एक नेता दिया जाता है, उप मुख्यमंत्री के नाम पे हमको दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो पता है कि ब्राह्मणों को भी संतुष्ट करना है, लेकिन अल्टीमेटली वो कैश नहीं हो पाता पूरा का पूरा, ब्राह्मण एकजुट नहीं हो पाता है। अभी बताया तो घोड़ा, बताया तो आपको, वो एकजुट होगा ही नहीं। अच्छा, ब्राह्मणों को देना क्यों है? ये भी एक बात है कि ब्राह्मणों को देना क्यों है। भाई मेरे ख्याल से 12 से 14% के आसपास का ब्राह्मण है, दोगे नहीं जाओ कहां? इसको समेट के तो रखना ही होगा ना। समेट 4% का कुशवाहा वोट है, इसमें काची, सैनी, माली, मौर्य, ये 4% का वोट है। राजभर छोटा सा वोट है, पूरी पार्टी तैयार है। निषाद पिछड़ों में एक अलग वोट है, लेकिन पूरी पार्टी चलती है उससे। ब्राह्मण तो फिर भी बहुत ज्यादा है, समेट के रखना पड़ेगा। लोग समेट के रखते हैं, ये खुद समेट के रहना नहीं चाहते, इसलिए ऐसे होते हैं। ये किसी को अपना एक नेता नहीं मानते, इसलिए बिखरे रहते हैं। इसलिए इस बार भी ब्राह्मणों के वोटिंग पैटर्न में, वोटों में बिखराव की आशंका ज्यादा लग रही है। फ्लक्चुएटेड रहता है। हाँ, रहता है। भैया मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? दोनों की राजनीति के स्टाइल में क्या अंतर है? और आप मुलायम सिंह यादव, क्योंकि बिकॉज यू आर एक्टिव इन जर्नलिज्म, तो आप दोनों से ही मिले होंगे, कोई किस्सा कुछ ऐसा? मुलायम सिंह यादव चूंकि बने थे नेता, कुछ नहीं थे और नेता बने थे, और नेता से नेताजी हो गए थे। और अखिलेश यादव धरती पुत्र के घर पे पैदा हुए, तो एरा का फर्क तो यही आ जाता है। मुलायम सिंह यादव के अंदर एक दिमाग था। कैसा? उन्होंने ठाकुरों की नेतागिरी समझने के लिए मोहन सिंह को पैदा कर दिया।
उन्होंने सेंट्रल यूपी में वहां का कुर्मी अलग है, कटिहार, सचान, ये कुर्मी उधर कानपुर, घाटमपुर, पुखराया, इटावा साइड, यहां पे धनीराम वर्मा को पैदा किया। लेकिन ये जो कुर्मी बेल्ट है बाराबंकी, पश्चिम पूर्वांचल वाली, यहां पे बेनी प्रसाद वर्मा को खड़ा कर दिया। ब्राह्मण नेतृत्व के नाम पे जनेश्वर मिश्र को खड़ा किया, छोटे लोहिया का नाम दे दिया, लेकिन जनेश्वर मिश्र को खड़ा किया। अमर सिंह को वो लाए पार्टी में जरूर, ठाकुर जरूर बना दिखते थे वो, लेकिन वो पार्टी के फाइनेंसर थे। पार्टी में ग्लैमर जोड़ा, अमिताभ बच्चन, जया प्रदा, फलाना ढिमाका, चमक दमक, सब उन्होंने इससे ग्लैमराइज किया उन्होंने पार्टी। रामपुर का एक बहुत छोटा सा नेता हुआ करता था, उस नेता का नाम था आजम खान, जिसको मुलायम सिंह ने नेशनल लेवल का मुस्लिम नेता बना दिया। ये मुलायम सिंह थे। मुलायम सिंह के साथ मैंने बहुत यात्राएं की है। मिर्जापुर उतरे तो बनारस उतरे, बनारस से बरेली गए। वो जहां उतरते थे तो कभी पकौड़ी लाल कोल के यहां, तो कभी किसी के यहां, खाना उनका घर से बन गया था। नाम से बुलाते थे, नाम से डांटते थे। मैं संजय दत्त एक बार चुनाव लड़ने आए, तो संजय दत्त चुनाव लड़ रहे थे, लखनऊ से चुनाव लड़ाया जा रहा था। अचानक कोर्ट में रिट पड़ गई, उनका मसला वाला था। अचानक संजय दत्त पे रोक लग गई कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो मैं उनके साथ उस समय चॉपर पे था, और तब वो छोटा वाला फोन आता था, कीपैड वाला, नोकिया वाला। तो पता नहीं कैसे चॉपर पे सिग्नल आ गया, जबकि ऊपर सिग्नल नहीं आते, चॉपर पे सिग्नल आ गया, और उसमें लिखा था नफीसा अली विल कॉन्टेस्ट फ्रॉम लखनऊ। तो मैंने नेताजी से कहा कि नफीसा अली लड़ेंगी। तो नेताजी कहते हैं कौन नफीसा अली? अब आप समझ लिए कि नफीसा अली लखनऊ से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगी, और ये बात खुद नेताजी को नहीं मालूम थी, यानी ये अमर सिंह तय कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा कौन? तो मैंने कहा अरे वो एक्टर है, और अच्छी एक्टर है, सबको ठीक लड़ लेंगे, ठीक लड़ लेंगे। तो मुलायम सिंह ने अपने आप को विकेंद्रित भी कर रखा था, डिसेंट्रलाइज कर रखा था, और अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग लीडरान पैदा करके रखे थे। वो खुद से ऊपर किसी को नहीं होने देते थे, लेकिन उस लेवल के नेता पैदा करते थे। अब यहां से अखिलेश यादव का जन्म होता है। जब नेताजी कमजोर पड़े, मायावती चुनाव हारी, और अचानक मरमुरिंग हुई, पूरी पार्टी चाहती थी कि मुलायम सिंह यादव फिर से मुख्यमंत्री बने। सिर्फ मुलायम सिंह यादव चाहते थे कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप मुलायम सिंह से एक सवाल 4 बार पूछिए, वो सवाल नहीं समझते। लोग कहने लगे कि अब मुलायम नेताजी की उम्र हो गई, अब नेताजी को समझ में कम आता है। जिस दिन उन्होंने आजम खान के जरिए प्रस्ताव पारित करा लिया अखिलेश यादव का, 2 दिन पहले की आपको बता रहा हूं कि एक सवाल 10 बार पूछिए, वो समझ नहीं पाते थे। लोग कहते थे उम्र हो गई, और 2 दिन बाद प्रस्ताव में अखिलेश यादव जब घोषित कर दिए गए मुख्यमंत्री तौर पर, और तब नेताजी प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठे, आधा सवाल पूरा नहीं होता था, वो जवाब दे देते। ये नेताजी थे जो तब अपने आप को वृद्ध साबित करने का सौन भी कर लेते थे, और अपने पुत्र को मुख्यमंत्री के नाम पर बनते ही वो उतने ही शानदार तरीके से फिर वापसी करते। और इस बार आपको 10 बार नहीं पूछना है, आप आधे सवाल में वो पूरा सवाल समझ जाते। तो फट से रिफ्लेक्शन इतने तेज थे। ये पॉलिटिक्स था, स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स मुलायम सिंह का, तभी लोग उनको धरती पुत्र कहते थे। अब आते हैं अखिलेश यादव पे। अखिलेश यादव को लेगेसी मिली, अखिलेश यादव ने उस लेगेसी को संभाला, लेकिन शुरुआती के दिनों में जब मुख्यमंत्री वो थे, अंदर खाने से वो गवर्नमेंट मुलायम सिंह यादव ने चलाई। जैसे शिवपाल सिंह से कैबिनेट मंत्रालय वापस लेना,
ये केवल एक अफसर दीपक सिंघल की वजह से हुआ। इसके पीछे अखिलेश यादव कहीं नहीं थे, जिसकी वजह से परिवार में फूट पड़ गई। इसके पीछे अखिलेश यादव नहीं थे, ये मुलायम सिंह की वजह से। दुर्गा शक्ति नागपाल, जिसको हटाने पे, सस्पेंड करने पे ब्यूरोक्रेसी से लेके पूरे देश में तहलका मच गया, उस दुर्गा शक्ति नागपाल को अखिलेश यादव ने नहीं हटाया था, नहीं हटाया था, नहीं हटाया था। उस दुर्गा शक्ति नागपाल को मुलायम सिंह ने हटाया था। बेंगलोर में थे, फोन किया, उनकी प्रमुख सचिव, जो मुख्यमंत्री की प्रमुख सचिव थी अनीता सिंह, उन्होंने सस्पेंशन ऑर्डर उसका पास किया, उन्होंने दुर्गा शक्ति नागपाल को हटाया और अखिलेश यादव को बाद में केवल बताया गया कि ऐसा हो गया। ओके। वो गवर्नमेंट अखिलेश यादव नहीं चला रहे थे, उनको चलाने ही नहीं दी जा रही थी। He was just a face. मुजफ्फरनगर के दंगों में भी कमान उनके हाथ में नहीं दी जा रही थी। अयोध्या में 84 कोसी यात्रा पे जो प्रतिबंध लग रहा था, जब अशोक सिंघल को गिरफ्तार किया जा रहा था, अखिलेश यादव को साफ तौर पर कहना था कि 84 कोसी पे प्रतिबंध मत लगाइए, कोई झंझट ही नहीं होगा। मुलायम सिंह पॉलिटिशियन आदमी थे, बोले प्रतिबंध लगेगा तभी तो मजा आएगा। मुलायम सिंह और कल्याण सिंह की राजनीति चलती कैसे थी? मैं गोली चलाऊंगा अयोध्या में, तुम मस्जिद गिराओगे। और देखिए राजनीति कहते किसे है, वो दो ध्रुव, जो एक मस्जिद पर गोली चलाता है, जिसको कहते हैं राम भक्तों पर गोली चलाई, और एक जिसके मुख्यमंत्री रहते हुए बाबरी ढहा दी गई, या आज की तारीख में कह दीजिए कि विवादित ढांचा ढहा दिया गया। वो दो लोग एक साथ मंच पे खड़े हो गए जब दोनों ने पार्टी में विलय किया। एक ने, कल्याण सिंह ने मुलायम सिंह जिंदाबाद नारे लगाए और मुलायम सिंह ने कल्याण सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं से राजनीति स्पष्ट हो गई। इस लड़ाई में ये दुर्गा शक्ति नागपाल, ये मुजफ्फरनगर का दंगा, ये 84 कोसी, ये जो घरेलू झगड़ा झेला है अखिलेश यादव ने, ये अखिलेश यादव की अपनी ट्रेनिंग थी। यहां से अखिलेश यादव तपे, यहां से अखिलेश यादव ने आकार लिया। आप उनको कुंदन कह दें, आप उनको लोहा कह दें, आप उनको कह दें कि उन्होंने आकार ले लिया, हथौड़े पड़े उनको। वो अखिलेश यादव जो डेवलप हुआ, उस अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया, उस अखिलेश यादव ने पीडीए में टिकट ऐसे दिए कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की सीटें नहीं मिली और भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में एनडीए की सरकार बनानी पड़ी। और वो अखिलेश यादव आज उत्तर प्रदेश में डंका पीट रहा है और लोगों की नजर में, भारतीय जनता पार्टी की नजर में सबसे बड़ी टक्कर अगर किसी से उत्तर प्रदेश में 2027 की है तो अखिलेश यादव। ऐसे अखिलेश यादव। भैया बहुजन समाज पार्टी के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि एक समय पे बहुजन समाज पार्टी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती थी उत्तर प्रदेश की राजनीति में। वर्तमान समय में बहुजन समाज पार्टी को हम बहुत एक्टिव नहीं देखते हैं। क्या कारण है इसके पीछे? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक अभी भी है, बट स्टिल बीएसपी इज नॉट सो मच एक्टिव इन उत्तर प्रदेश। बीएसपी ने खुद अपने आप को साइड लाइन किया, इनएक्टिव होने की कोई बात ही नहीं है। मायावती ने काशीराम का उत्तराधिकारी बनते ही सबसे पहले उन लोगों को किनारे किया जो काशीराम के सबसे करीबी लोग थे। ठीक है, चाहे बाबूराम कुशवाहा रहे हो, चाहे साधु राम कुशवाहा रहे हो, बहुत लोग हैं, नाम लेते लेते मैं थक जाऊंगा, सबको बाहर किया। काशीराम का मूवमेंट जो था वो दलित मूवमेंट था, जो पंजाब से शुरू हुआ और उत्तर प्रदेश में फला फूला। चाहे BS4 हो, चाहे कर्मचारियों अधिकारियों के बीच में दलितों का मूवमेंट चलाना हो, काशीराम साइकिल से वो मूवमेंट चला रहे थे। मायावती ने उस सॉफ्ट मूवमेंट में एग्रेशन घोला। एग्रेशन का मतलब हो गया कि उसके अंदर तेवर डाले। काशीराम का एक बार मैं इंटरव्यू ले रहा था तो काशीराम ने मुझसे कहा कि आप बताइए कि ये सभा कहां चल रही है। सभा चल रही है तो मैंने कहा तंबू में। उन्होंने कहा तंबू किस पे टिका है? मैंने कहा बंबू पे। बोले ये बंबू किस पे टिका है?
तो मैंने कहा रस्सी पे। बोले रस्सी किस पे टिकी है? मैंने कहा वो खूंटे पे। तो बोले मैं इस खूंटे को एक करना चाहता हूं, जिस दिन ये खूंटा उखाड़ दूंगा ये रस्सी टूटेगी, बंबू गिरेगा और तंबू ढह जाएगा। तो उनके विचार ये थे, लेकिन इस विचारों को जो हथौड़ा दिया है वो मायावती ने दिया। इस विचारों को जो पैसा दिया है वो मायावती ने दिया है। तभी आप गौर करेंगे कि मायावती अपने बर्थडे पर आभूषण लेती थी, जेवर लेती थी, नोटों की माला पहनती थी, क्योंकि उसको पार्टी चलाने के लिए पैसा ही नहीं था उनके पास। और वो दलित जो न जाने कब से शोषित हो रहा है, उस दलित को तो कभी किसी ने हाथ ही नहीं रखा था। उस दलित को, जो ऐसे वाला चेहरा था ना दलित का, मायावती ने उस दलित को यूं दिया। वो दलित पहले गुर्राया, खड़ा हुआ, और उस दलित ने ही कहा कि अब बामन और शंख बजाइए, तब हाथी बढ़ जाएगी। ब्राह्मण को भी शंख बजाना पड़ा उसके लिए। मायावती ने अग्रेशन दिया, पैसा दिया। और ये जो नोट की माला और आभूषण लेती, इसके पीछे का वजह जानते क्या है? ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स था मायावती का। मायावती इन्हीं में उलझाए रहती थी लोगों को। आदमी नाली, खरंजा, सड़क, फुटपाथ, इस पर बात ही नहीं करता। तुम ढूंढे रहो, इसी में बात करो, हम अपना मजबूत कर रहे हैं संगठन। वो मायावती जिसकी रैली मध्य प्रदेश में भी देखी है मैंने, उड़ीसा में भी देखी, ना लाखों की भीड़ होती थी, वो मायावती है। धीरे 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 वो जो पैसा आ रहा था, वो जो नहीं लोग कहते थे कि बसपा में पैसा दो टिकट ले लो, उन चीजों ने धीमे धीमे अंडर प्ले किया। दबाव में भी आई, बहुत सारी जांचें भी थी, अपने आप को साइडलाइन करना पड़ा। कुछ दिन तक वोटर वोट देता रहा, खासकर जाटव इंटैक्ट वोट है मायावती, वो देता रहा। अब वो भी टूटने लगा, कन्वर्जन नहीं कर पा रहा ना सीटों का, केवल जाटों के भरोसे सीट कन्वर्जन कैसे होगा? तो वो भी धीमे से भाजपा की तरफ शिफ्ट। अब आनंद आकाश को लाई है वो, तो उसमें भी सस्टेनेबिलिटी नहीं है। अभी तय नहीं है कि क्या होगा, कल होगा कि हट जाएगा। एक बार मायावती फिर हुंकार भर दे और आकाश को सामने फ्रंट पर कर दे और बताए कि हूं मैं चेहरा ये, जैसे है काशीराम, चेहरा मायावती। आज भी मायावती से बेहतर गवर्नेंस किसी के पास नहीं है। मैंने देखा है, आप जिन बड़े बड़े अफसरों के नाम सुने होंगे, जिनको नाम पर लोग थर्राते हैं, मैंने मायावती की कार का दरवाजा खोलने के लिए उनको दौड़ते देखा है। हवा चल रही होती थी, किसी अफसर की हैसियत नहीं थी कि केवल पैंट शर्ट में आ जाए, टाई कोट तो पहनना ही पहनना है। और ऐसे टाई समेटते थे, दौड़ते थे, कौन अफसर पहले दरवाजा खोल के मुंह दिखा, वो है मायावती। वो गवर्नेंस थी। अभी मैंने आपको बताया ना, 150 से ज्यादा पीपीएस आईपीएस के खिलाफ मुकदमे, 24 मंत्रियों के खिलाफ लोकायुक्त की जांच में सफाया सबका, अपने ही मंत्रियों को उठा के जेल भेज देना, 100 से ज्यादा सिटिंग विधायकों के टिकट काट देना, ये मायावती ही कर सकती है, ये कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी किसी एक आदमी की मोहताज नहीं है। वो जिसको चाहेगी उसको फिर नेता बना देगी। लेकिन वोट मायावती की तरफ अब बहन जी के तौर पर देख रहा जो वोटर है, वो तक गया है। आप लखनऊ आइए कभी, अंबेडकर पार्क बना हुआ है हमारे यहाँ। आप जब जाएंगे, या बॉम्बे वाले जब आते हैं, तो वहां गाना फिल्माते हैं, सुनो ना संगमरमर की ये दीवारें, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। फिल्मों की शूटिंग होती है, शादी में जरूर आना, पला पला की शूटिंग होती है। कभी दलितों को वहां आते देखिए, कभी देखिएगा, लेट जाते हैं, घुसते ही लेट जाते हैं, चूमते हैं उस जमीन को, उन स्तूप को जाकर
दंडवत करते हैं, उनके लिए मंदिर बना गई। करेक्ट। उनकी शान का प्रतीक है वो। करेक्ट। क्योंकि उन्होंने वो वक्त देखा है जब उनके पास मंदिर जाने की भी आज्ञा नहीं थी, उनके पास गांव के उस हैंडपंप को पानी पीने की भी आज्ञा नहीं थी। वो दलित जब देखता है कि हजारों एकड़ में बना दिया है बहन जी ने हमारी, उसको मंदिर की तरह बनता है। तभी मायावती के जब ये नक्शा बन के गया था, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जब अंबेडकर पार्क का नक्शा बनाया था, तो उन्होंने पूछा था कै साल तक चलेगा। उन्होंने कहा मैडम मान के चलिए, लोग निर्माण निगम सारे डिपार्टमेंट खड़े थे, मान के चलिए मैडम 100 साल चल जाएगा। पूरा नक्शा ब्लूप्रिंट सामने फाड़ दिया था। बोली वो लाना जो कम से कम 1000 साल चले, और फिर नक्शा बना। उस दलित से पूछिए जाके, वो आज भी इंतजार कर रहा है। अगर मायावती फिर से कमबैक कर गई और एक बार खुद पर भरोसा कर लिया, तो ये वोटर उनका इंतजार कर रहा है, और उसमें ताकत है। बशर्ते, कहते नहीं है कि गब्बर के ताप से तुमको सिर्फ एक आदमी बचा सकता है, खुद गब्बर। तो वही है मायावती। मायावती को वापस कोई ला सकता है तो खुद मायावती, और कोई नहीं ला सकता। और अगर आ गई तो उत्तर प्रदेश को चुनाव का रंग ही निराला होगा। नीला रंग बहुत दिनों से देखा भी नहीं। आशा करते हैं कि मायावती जल्द एक्टिव हो और अपने वोटर्स मजा आ जाएगा पॉलिटिक्स में बहुत, क्योंकि अभी पॉलिटिक्स कुछ एक उसमें सिमट के रह गई, फिर थोड़ी डायनेमिक हो जाएगी। यस यस। थैंक यू सो मच भैया, आप इस पॉडकास्ट पे आए, आपने हमको समय दिया, तहे दिल से भैया आभार आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। आपने फिर एक बार कानपुर की यादें ताजा कर दी। जैसे सब्जी पे नहीं पानी छिड़कते रहते हैं, तो पानी छिड़क गया। अगर दोस्तों आपने यहाँ तक पॉडकास्ट देखा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर आप व्हाट्सएप पे हैं तो व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप चैनल से जुड़े, इंस्टाग्राम पे आए, नई अपडेट्स, रीसेंट अपडेट्स मिलेंगे आपको। थैंक यू सो मच एवरीवन।